नेक्स्ट अपना टॉपिक है पैकेजिंग इन यूकैरियोटिक सेल्स या यूकैरियोटिक कोशिका में पैकेजिंग। देखिए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर एक ही है। प्रोकैरियोटिक में सुस्पष्ट केंद्रक नहीं मिलता है और इसमें सुस्पष्ट केंद्रक मिलेगा, यानी कि न्यूक्लियस अच्छे से वेल कॉम्पैक्ट होगा। और डीएनए है यूकैरियोटिक में वो हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ा होगा। हाँ, यूकैरियोटिक में क्या आ जाएगा, एक हिस्टोन प्रोटीन। तो चलिए बात करते हैं हिस्टोन प्रोटीन क्या है। यह डीएनए को जोड़ने वाली प्रोटीन है और यह प्रोटीन धनावेशित एंड क्षारीय यानी कि बेसिक होती है, पॉजिटिवली चार्ज और क्षारीय। और अभी हमने जैसे पढ़ा था पिछले में, जब हमने प्रोकैरियोटिक में पैकेजिंग पढ़ी थी, तो डीएनए कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज ऋणावेशित, और हिस्टोन प्रोटीन होती है पॉजिटिवली चार्ज या धनावेशित। हिस्टोन प्रोटीन में सारी अमीनो अम्ल मिलते हैं, लाइसिन व आर्जिनिन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से सवाल पूछ सकते हैं हिस्टोन प्रोटीन में कौन से अमीनो एसिड्स मिलते हैं या कौन से अमीनो अम्ल मिलते हैं। इसका आंसर है लाइसिन व आर्जिनिन। देखिए, लाइसिन और आर्जिनिन को अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि हमें ऑप्शन में ऐसे कंफ्यूज करेंगे लाइसिन और आर्जिनिन के नाम से। कभी लाइसिन के बजाय ग्लाइसिन दे देंगे ऐसे, तो अपने को इसको याद रखना है कि लाइसिन व आर्जिनिन, लाइसिन एंड आर्जिनिन अमीनो एसिड्स मिलते हैं। हिस्टोन है वो 5 टाइप्स के होते हैं, 5 प्रकार के, H1, H2A, H2B, H3 और H4। जो 4 हिस्टोन्स होते हैं H2A, H2B, H3 और H4, उनके प्रत्येक के 2 अणु मिलकर हिस्टोन ऑक्टेट बनाते हैं, हिस्टोन अष्टक बनाते हैं, और जिसमें डीएनए लिपटा हुआ होता है। हाँ, और H1 है वो सीधा खड़ा रहता है, और जो ये चारों हैं उनके 2-2 अणु मिलकर एक हिस्टोन का ऑक्टेट बना लेंगे, और उसके चारों ओर क्या लिपटेगा, डीएनए। जो हिस्टोन ऑक्टेट है वो चारों तरफ से ऋणावेशित डीएनए से लिपटा रहेगा, जिसे हम कहेंगे न्यूक्लियोसोम। नेक्स्ट आता है, एक न्यूक्लियोसोम की कुंडली में 200 बेस पेयर थे, देखिए 200 सार युग्म होते हैं, और एक केंद्रक में न्यूक्लियोसोम एक के बाद एक मिलते हैं, जिसे कहते हैं क्रोमेटिन। गाइस, अभी इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, आगे ये पूरी डीएनए की स्ट्रक्चर बनती जा रही है। न्यूक्लियोसोम की कुंडली में 200 बेस पेयर या 200 सार युग्म मिलते हैं, और इस केंद्रक में न्यूक्लियोसोम एक के बाद एक मिलते हैं, जिसे कहते हैं हम क्रोमेटिन। और जो केंद्रक में अभिरंजित धागे की तरह, यानी कि एक डाइड या फिर कलर्ड धागे की तरह दिखाई देगा। और इलेक्ट्रॉन है वो सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप से देखने पर क्रोमेटिन पर न्यूक्लियोसोम डोरी पर बीड्स की तरह, यानी कि जैसे कि मान लो कि हमने डोरी पर कुछ चिपका रखा हो, या फिर डोरी पर हमने गांठें दे रखी हो छोटी छोटी एक धागे पर, तब उसको हम वो इस तरीके से दिखेगा। तो क्रोमेटिन पर न्यूक्लियोसोम्स दिखेंगे जो कि बीड्स की तरह दिखेंगे, और न्यूक्लियोसोम क्रोमेटिन में कोष्ठित होकर या फिर इकट्ठा होकर क्रोमेटिन धागे बनाते हैं, और क्रोमेटिन धागे आगे चलकर कुंडलित यानी कि कॉइल्ड हो जाएंगे और संघनित होकर कोशिका विभाजन की मध्यावस्था में क्रोमोसोम या गुणसूत्र का निर्माण कौन करते हैं, क्रोमेटिन धागे करते हैं। तो क्रोमेटिन थ्रेड्स है या क्रोमेटिन धागे हैं, वही आगे चलकर क्या बनाते हैं, गुणसूत्र या क्रोमोसोम। नेक्स्ट अपना टॉपिक है आनुवंशिक पदार्थ की खोज या डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो सबसे पहला टॉपिक आता है ग्रिफिथ का रूपांतरित सिद्धांत। देखिए, ग्रिफिथ ने सबसे पहले काम किया था, एक बैक्टीरिया पर काम किया था जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हम जानते हैं जो निमोनिया के लिए उत्तरदायी होता है, निमोनिया रोग का कारक होता है। इस जीवाणु के 2 प्रभेद है, इसके 2 स्ट्रेन्स होते हैं, आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन। आर कैसा होता है, आर का मतलब है रफ और एस का मतलब है स्मूथ। तो आर का मतलब रफ है, आर स्ट्रेन है, आर प्रभेद है वो रफ होगा खुरदरा, और एस प्रभेद है वो चिकना होगा। अब आर प्रभेद है तो खुरदरा होने के साथ साथ वो असंक्रमणकारी, यानी कि वो डिजीज कॉज नहीं करता, बीमारी नहीं फैलाता, और उसमें जो श्लेष्मा है, जो म्यूकस है, वो एब्सेंट होता है। लेकिन एस प्रभेद है वो चिकना होने के साथ साथ में संक्रमणकारी, यानी कि बीमारी फैलाता है, और श्लेष्मा इसमें प्रेजेंट होगा। ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने विशेषकर चूहों पर किया था। तो जब चूहों पे एस स्ट्रेन डाला तो उनको निमोनिया हो गया और चूहे मर गए, जबकि आर स्ट्रेन से चूहों को कोई निमोनिया नहीं होता है। तो ग्रिफिथ ने 4 प्रयोग किए थे। जब पहले इन्होंने एस प्रभेद डाला तो एस स्ट्रेन डाला, चूहा मर जाता है। जब इन्होंने आर स्ट्रेन डाला तो चूहा जीवित रहता है। जब इन्होंने एस प्रभेद को ताप से मृत करके डाला, हाँ, एस प्रभेद को इन्होंने किल करके डाला हाईली टेम्परेचर पे, तो चूहा नहीं मरा, क्योंकि एस प्रभेद खुद है वो तब तक इनएक्टिव या फिनिश हो चुका था। लेकिन लास्ट में जब एस प्रभेद है ताप से मृत है और प्लस आर प्रभेद डाला तो चूहा मर गया। तो इस आधार पर ही ग्रिफिथ ने बताया कि आर और एस ने, आर प्रभेद और एस प्रभेद जो कि ताप से मृत था, हीटेड किल्ड था, वो जब चूहे में डाला गया तो आर प्रभेद में उग्र रोग आ गया, यानी कि आर प्रभेद है वो अग्रेसिव हो गया, और जिससे चूहे की क्या हो गई, मृत्यु। तो इसलिए इन्होंने कहा कि अगर जब आनुवंशिक पदार्थ का स्थानांतरण हुआ, यानी कि ट्रांसफर होता है जेनेटिक मटेरियल का, तो ही चूहे की मृत्यु हुई, और जो आर है, आर स्ट्रेन, वो एग्रेसिव हो गया, क्योंकि उसमें
एस स्ट्रेन एक्टिव हो चुका था। नेक्स्ट आता है हर्शे व चेज का प्रयोग। दो साइंटिस्ट थे हर्शे और चेज, उन्होंने सन 1952 में किया था। इनका अगर हम फुल नेम की बात करें तो अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज ने यह बताया कि डीएनए ही यूनिवर्सल या सार्वत्रिक आनुवंशिक पदार्थ है। इसको अगर समझना हो तो पहले तो जीव कौन से लिए थे? जीव लिए थे इन्होंने जीवाणुभोजी यानी कि बैक्टीरियोफेज जो कि एक वायरस होता है, और इकोलाई। इकोलाई क्या है? जीवाणु है, एक बैक्टीरिया है, एस्चेरिचिया कोलाई। अब इन्होंने टेक्निक कौन सी यूज करी थी? इन्होंने टेक्निक यूज करी थी रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता। तो इन्होंने क्या किया, और दो यौगिक लिए थे, रेडियो एक्टिव सल्फर और रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, 35S और 32P। और रेडियो एक्टिव का मतलब है कि जो चमकेगा और लाइट में खुद को अच्छे से रिप्रेजेंट करेगा। अब सल्फर है वो प्रोटीन में मिलेगा, और फॉस्फोरस है वो डीएनए में मिलता है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि प्रोटीन आवरण को हटाकर 35S से विकिरण सक्रिय बना दिया, और जब इसको बैक्टीरिया में डाला तो डीएनए का विकिरण सक्रिय नहीं हुआ, यानी कि डीएनए में कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अभिरंजन केवल, यानी कि जो कलर आया था, जो रेडियो एक्टिविटी दिखी इनको, वो केवल आउटर लेयर पर दिखी, बाहरी सतह पर दिखी। तो इन्होंने क्या किया कि जब वायरस के डीएनए को रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस से, पहले इन्होंने वायरस के डीएनए को रेडियो एक्टिव जब सल्फर से डाला, तो सल्फर एक्चुअली डीएनए में नहीं जाएगा, वो इसके आउटर लेयर पे ही रहेगा, तो खाली प्रोटीन में चेंजेस हुए थे। लेकिन जब इन्होंने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस लिया और उसको विकिरण सक्रिय बनाकर बैक्टीरिया में डाला, तो डीएनए भी क्या हो गया, विकिरण सक्रिय, और फॉस्फोरस डीएनए तक चला गया, और इससे यह सिद्ध हुआ कि आनुवंशिक पदार्थ डीएनए ही हैं। नेक्स्ट आती है वेरी इंपॉर्टेंट चीज, आनुवंशिक पदार्थ के गुण, कि किसी एक जेनेटिक मटेरियल के क्या क्या प्रॉपर्टीज या क्या क्या गुण होने चाहिए। सबसे पहला, आनुवंशिक पदार्थ है वो अपनी प्रतिकृति बनाने में सक्षम हो, यानी कि रेप्लिकेट करने में सक्षम हो, वो खुद को रेप्लिकेट करना, यानी कि अपनी फोटोकॉपी बनाना है। प्रतिकृतिकरण का मतलब क्या है? फोटोकॉपी। अभी हमने सेंट्रल डोगमा या मूल सिद्धांत पे पढ़ा था कि डीएनए से जब डीएनए ही बनता है तब उसको हम नाम जानते हैं प्रतिकृतिकरण या रेप्लिकेशन। इसमें स्ट्रक्चर व रासायनिक संगठन के आधार पर स्थिर हो। हाँ, ये स्टेबल होना चाहिए। आनुवंशिक पदार्थ या जेनेटिक मटेरियल कैसा होना चाहिए? स्थिर। आनुवंशिक पदार्थ ऐसा भी हो कि ऐसा ना है कि ज्यादा स्थिर हो और उसमें कोई भी उत्परिवर्तन या म्यूटेशन ना हो, लेकिन कुछ धीमे उत्परिवर्तन संभव हो, ऐसा भी होना चाहिए, जो कि विकास के लिए आवश्यक होते हैं। और इसमें स्वयं मेंडल के अनुरूप अभिव्यक्त होना चाहिए, और ये मेंडल के लक्षणों के भी अकॉर्डिंग होना चाहिए। आरएनए है वो डीएनए की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है, अर्थात आरएनए कम स्थायी होता है। आरएनए है वो चेंजेस होता रहता है, आरएनए ज्यादा स्टेबल नहीं है, इसलिए हाईली रिएक्टिव है। इसी कारण आरएनए केवल कुछ विषाणु में ही आनुवंशिक पदार्थ के रूप में मिलता है तथा इसमें उत्परिवर्तन की दर अधिक तीव्र होती है। देखिए, जब कोविड आया था तो हमने बात करी थी कोरोना वायरस का जो स्ट्रेन है वो चेंज हो गया है। क्यों? क्योंकि वायरसेज में जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है और वो स्टेबल नहीं होता है।